हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। आज गुरुकुल में हम फिर से बात करने वाले हैं पटना यूनिवर्सिटी के बारे में। हाँ बच्चों, पटना यूनिवर्सिटी के बारे में। हमारे एक स्टूडेंट थे दिव्यांशु कुमार, और भी कुछ बच्चे थे जिन्होंने, दिव्यांशु कुमार ने सबसे पहला कमेंट किया कि सर एक काउंसलिंग पर भी वीडियो बनाइए। ठीक है, तो इससे पहले हमने एक पटना यूनिवर्सिटी की जो मेरिट लिस्ट आएगी, कैसे किस बच्चे को कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, कैसे 7,000 वाले बच्चे को भी रैंक कॉलेज मिल सकता है, उसका मनपसंदीदा कॉलेज, उसके बारे में मैंने बता दिया। अब कुछ बच्चे हैं, जैसे दिव्यांशु कुमार के बारे में बताया, ये बच्चे कह रहे हैं सर काउंसलिंग के बारे में बताइए, मतलब काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जैसा कि मैं अभी आपको बता दूं कि अभी आपको जितना जो आपका जनरल मेरिट कट ऑफ आया था, उस हिसाब से आपको 5 से 12 सितंबर के लिए सब्जेक्ट चॉइस करना था। उसमें आपको सब्जेक्ट और कॉलेज चॉइस करने के लिए आपको समय दिया गया है 5 से 12 सितंबर। 5 से 12 सितंबर अर्थात 13 सितंबर को बच्चों आपका पहला कट ऑफ मेरिट लिस्ट, ये जनरल कट ऑफ था, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जनरल मेरिट लिस्ट था, ये मेरिट लिस्ट नहीं था, ये जनरल था। बस बच्चों को बता दिया गया कि आपका, अभी आपको ये नहीं पता कि बीएससी में कितने रैंक वाले को कौन सा मिला, का पहले रैंक जिसका है उसको बीएससी चाहिए कि एमएससी चाहिए कि उसको बीए चाहिए कि क्या चाहिए, नहीं पता। तो हमको ये नहीं पता कि बीएससी का कट ऑफ क्या जाएगा, बीएससी का पहला बच्चा कौन सा होगा, उसका रैंक कौन सा होगा, ये सब हमें नहीं पता, उसका परसेंटेज कितना होगा। तो ये कब पता चलेगा बच्चों, ये 13 तारीख से हमें पता चलेगा, क्योंकि 13 तारीख को पहली मेरिट लिस्ट आएगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए 13 तारीख को जो पहली मेरिट लिस्ट आएगी, तो जिन बच्चों का, देखिए काउंसलिंग का प्रोसेस कैसे होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। जिन बच्चों का 13 तारीख को उनके मनपसंदीदा कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, फिर से मैं बोल देता हूँ, जिन बच्चों का 13 तारीख को मनपसंदीदा कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, वो बच्चे क्या करेंगे, उन बच्चों के लिए ऑनलाइन पोर्टल से ही, ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल से ही शेड्यूल फीस जमा, मतलब जो उनके कॉलेज का एडमिशन फीस है उसे कुछ अमाउंट उनको ऑनलाइन जमा करना है। ठीक है, वो एक प्रोसेस है, जिससे आप अमाउंट जमा कर लेंगे तो मतलब कॉलेज को पता चल जाएगा कि आपने इस कॉलेज में ये सीट बुक कर लिया। ठीक है, तो इसीलिए तुरंत अमाउंट जमा करना है। ठीक है, अमाउंट आप जैसे ही जमा कर देंगे तो उस कॉलेज में वो आपके लिए पर्सनल व स्पेसिफिक सीट आपके लिए बुक हो जाएगी। अब उस सीट पर दोबारा काउंसलिंग नहीं होगा, क्योंकि उस सीट पर आप आ गए। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे ही कॉलेज मिल जाएगी, आपका मनपसंदीदा कॉलेज और मनपसंदीदा कोर्स मिल गया तो आपको पहले फीस जमा करना है। ठीक है, अब जब आप वो अमाउंट क्रेडिट कर देते हैं तब आपको एक पे स्लिप मिलेगा बच्चों। ठीक है, आपको एक पे स्लिप मिलेगा और आपको एक स्पेसिफिक टाइम मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि आपका कॉलेज नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, तो उस पे स्लिप मिलने के बाद से आपको एक स्पेसिफिक डेट दी जाएगी, जिसमें आपको काउंसलिंग काउंटर पे, वहाँ पे पटना में आपको बुलाया जाएगा, आपको पटना यूनिवर्सिटी विजिट करना होगा और वहाँ पे आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस होगी। हाँ बच्चों, मैं फिर से एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट रिपीट कर देता हूँ कि जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, आपको एक पे स्लिप मिलेगा, उस पे स्लिप को आपको रखना है और आपको एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा। जैसे आपको बोल दिया गया कि 18 से 25 सितंबर के बीच में आपके काउंसलिंग की डेट है, आप पे स्लिप जमा कर दिए और आप 18 से 20 के बीच में नहीं जाते हैं, तो वो सीट जो आपने अपने लिए बुक किया था वो सीट हट जाएगी बच्चों। ठीक है, तो उस टाइम में जो एड्रेस मिलेगा आपको, ऐसे तो इस हमेशा पटना यूनिवर्सिटी, पटना साइंस कॉलेज का या पटना यूनिवर्सिटी का, मतलब पटना कॉलेज या पटना साइंस कॉलेज का एड्रेस मिलता है काउंसलिंग के लिए, तो आपको वहाँ पे विजिट करना होगा। ठीक है, और वहाँ पे काउंसलिंग के बाद क्या होगा, मतलब काउंसलिंग का मतलब क्या होगा, काउंसलिंग में बच्चे सोचते हैं काउंसलिंग क्या मिलेगा क्या नहीं, जो मिलना था आपको मेरिट लिस्ट में बच्चों यहाँ पे मिल जाएगा। अब काउंसलिंग में क्या होगा कि आपने जितने भी डॉक्यूमेंट जमा किए थे, जैसे अपना नाम डीओबी, परसेंटेज, स्पेसिफिक सब्जेक्ट में नंबर कि आपके मैथ्स में कितने नंबर हैं, और भी आपके आधार कार्ड, आपका उसके बाद से जो छूट होती है, जैसे आय हो गया, जो आय प्रमाण पत्र होते हैं, ये सब आपके चेक किए जाते हैं। जैसे ESW सर्टिफिकेट बच्चों ने लगाया है, या OBC का सर्टिफिकेट लगाया है, या STSC का सर्टिफिकेट लगाया है, तो चेक किया जाता है क्या आप उसके लायक हैं कि नहीं, आपने ऐसे ही STSC फर्जी नहीं ना लगा दिया। इसलिए क्या होता है, वो काउंसलिंग के प्रोसेस रखा जाता है। तो उसमें देखिए बच्चों, अब जब आप काउंसलिंग में विजिट करेंगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट लेके जाने होते हैं, जो वहाँ पर दिखाना नहीं होता, वहाँ पर जमा भी करना होता है। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बता देता हूँ। उस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपका आता है आधार कार्ड। आप पहले आधार कार्ड के 2 फोटो स्टेट ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से आप 10th के मार्कशीट की, हाँ बच्चों 10th के मार्कशीट की एक फोटो स्टेट, 12th के मार्कशीट की एक फोटो स्टेट, आप ऐसा प्रीफर कीजिएगा कि जितने भी मार्कशीट है उनके डबल फोटो स्टेट निकलवा दीजिएगा, जिससे कि आपको और भी जगह काम आएगा। क्योंकि कभी कभार क्या होता है बच्चों, मतलब एक लग जाता है तो एक और भी मांग लेते हैं, फट जाता है या कुछ
प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम 2 रखे रहते हैं तो हमारे पास अच्छा रहता है। ठीक है, आपको मैंने फिर से बता देता हूँ, मैंने पहले लेवल क्या बोला, आधार कार्ड का फोटो स्टेट, 10th के मार्कशीट का फोटो स्टेट, 12th के मार्कशीट का फोटो स्टेट, अगर आपका आय प्रमाण पत्र है तो आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र है तो जाति प्रमाण पत्र, आप जनरल में है तो आपका कोई नहीं होगा, लेकिन आप जनरल में नहीं है तो आपको जाति प्रमाण पत्र, अगर आप जनरल में है तो आपको ESW अगर आप लगाए हैं तो आपको ESW अपना सर्टिफिकेट लेकर वहाँ पे विजिट करना होगा। उसके साथ साथ जो प्ले स्लिप मैंने आपको बताई थी वो, उसके बाद से आपको अपने 2-4 फोटो लेके जाने होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सब डॉक्यूमेंट क्या होगा ना, आपको लेकर जाना पड़ेगा। ये सब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आपको ये सब डॉक्यूमेंट लेकर वहाँ पे जाना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर पेरेंट्स को भी, मतलब पेरेंट्स सिग्नेचर या पेरेंट्स की वहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी, तो नहीं बच्चों, वहाँ पे पेरेंट्स की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो अपने सेफ्टी के लिए उन्हें ले जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे काउंसलिंग के प्रोसेस में पेरेंट्स की कोई काम नहीं पड़ती। आप अंदर जाएंगे, आपको बुलाया जाता है, पूरे प्रोसेस में आपका काम पड़ता है, बस वो प्लेस शिफ्ट होना चाहिए और आपने जो जो सब्जेक्ट चूज किया वो आपको पता होना चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा, उसका प्रिंट आउट निकलवा दीजिएगा। जो फॉर्म आपने प्रिंट किया था ना, जो फॉर्म आपने जमा किया था, तो आपको फॉर्म में प्रिंट करवाएगा, वो फॉर्म ले लीजिएगा। जो आपने सब्जेक्ट डाला है उसको आप प्रिंट कर लीजिएगा। ठीक है, और जो आपके रैंक है उसको मतलब आप निकाल लीजिएगा, एक पूरा स्पेसिफिक डाटा बना लीजिएगा कि वहाँ पर आपसे कुछ भी मांगे तो परेशानी ना। ऐसे तो आगे से बच्चों मोबाइल है, कुछ छूट भी जाता है, तो वहाँ पर कॉलेज के बगल में, कॉलेज के मतलब 500 से 600 मीटर दूरी के पास, 500 कैंपस के आसपास ही बहुत सारे फोटो स्टेट की दुकान है। आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप वहाँ से निकलवा सकते हैं, लेकिन आप अपने पास से पूरी तैयारी करके जाइएगा। ये मत सोच के जाइएगा कि आधार कार्ड यहाँ पे लेके जा रहा हूँ आप फोटो स्टेट करवा सकते हैं। बच्चों ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि वहाँ पे काम नहीं करता है तो बहुत दूर जाना पड़ जाता है, उससे टाइम वेस्ट हो जाता है और हमें मतलब डर भी लगता है और फंस भी सकते हैं। मान लीजिए अगर टाइमिंग, काउंसलिंग डेट का टाइमिंग आउट हो गया तो आप वहाँ फंस सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसलिए हम क्या करेंगे, पूरी अपनी प्रिपरेशन के साथ, पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। ठीक है, तो काउंसलिंग के लिए कोई डरना नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको बताया 13 तारीख से हमारी क्या होगी, कट ऑफ लिस्ट आनी जारी हो जाएगी। पहली मेरिट लिस्ट 13 तारीख को आएगी, उसके बाद से अभी लंबा चलेगा कि पूरा प्रोसेस, मतलब काउंसलिंग का हमको लग रहा है आपको अक्टूबर तक तो पूरा चली जाएगा, क्योंकि एक मेरिट लिस्ट से तो कुछ नहीं होगा बच्चों, 6-7 मेरिट लिस्ट आएंगे। और जैसे कुछ कर रहे सर, जैसे मतलब आप बता रहे थे कि कॉलेज मेरा सेलेक्ट हो जाता है, और मुझे जैसे मैंने फर्स्ट चॉइस दिया था BSc मैथ, लेकिन मुझे BSc मैथ नहीं मिला, मुझे BA मिल गया, तो मैं क्या सर उसमें मैं उसको छोड़कर फिर से अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ बच्चों, आप उसको क्या कर सकते हैं, जैसे आपको मान लीजिए BA आपको BA ऑनर्स मिल गया, आपको BSc मैथ करना था, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपको BA ऑनर्स जो मिला है आप उसको छोड़ देंगे। आप क्या करेंगे, वहाँ पे आएगा रीसबमिशन का ऑप्शन, वहाँ पे आप फिर उसको रीसबमिट कर देंगे, तो आपके लिए वो क्या हो जाएगा, सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए आप सबमिट कर जाएंगे। अगर आपको सेकंड मेरिट लिस्ट में मिलना होगा BSc मैथ, तो BSc मैथ मिल जाएगा। ये मत सोचिएगा कि वो BA वाली सीट आपके लिए हमेशा रिजर्व रहेगी। अगर आप उसको रिजर्व नहीं करते हैं तो आपके लिए रिजर्व नहीं रहेगी बेटा। ठीक है, अगर आप दूसरे मेरिट लिस्ट में जाते हैं तो दूसरे मेरिट लिस्ट में आपको जो कॉलेज, आपको जो कोर्स मिलेगा वही आपके लिए रिजर्व रहेगा। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता है किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेरिट लिस्ट से लेकर काउंसलिंग से लेकर काउंसलिंग में लेके जाने वाली सारी चीज़ों के बारे में बता दिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं पटना यूनिवर्सिटी के फीस रिलेटेड, सब्जेक्ट वाइज फीस रिलेटेड वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैं उसके फीस रिलेटेड वीडियो भी बना दूंगा कि किस कोर्स के कितने फीस हैं। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। बेटा चैनल सब्सक्राइब करने में कोई पैसा लगता नहीं है, अब हम आपके लिए मेहनत करते हैं, थोड़ा सा आप एक बस क्लिक कर देंगे। हम देखिए बच्चों आपके लिए क्या करते हैं कि अपने 5-6 घंटे निकाल कर वीडियो बनाते हैं, एडिट करते हैं, थंबनेल लगाते हैं, फिर उसको अपलोड करते हैं, लेकिन आप एक सब्सक्राइब बटन नहीं टच करते हैं। क्योंकि अगर आपको अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब टच नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब टच बेटा जरूर से करें, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब टच किए बिना जाइएगा ना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको जरूर बताऊंगा।